कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा लोगों को मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनावों में जो 400 सीटों को जीतने की हवा बनाई जा रही थी, 3 चरणों के चुनावों में उसकी सारी हवा निकल गई है। नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा व उनके केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में आकर गलत आंकड़े जनता के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तो उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की गलत जानकारी पेश की जा रही है। बीते कल भाजपा की केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का नालदहरा से ऊपर बिजली न होने के बयान पर नरेश चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता यहां आकर भ्रामक और गलत बयानबाजी कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता हिमाचल जरूर आए, लेकिन जब वह आए तो उनके पास सही आंकड़े भी हों। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर सेब पर प्रदेश में 50 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कह रहे हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरह के आंकड़े पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में अभी सेब पर 12 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है। भाजपा के समय में समर्थन मूल्य केवल 50 पैसे बढ़ता था, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक साथ 1.50 रुपए सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। वहीं 7वें चरण के चुनाव में की अधिसूचना जारी होने में महज 1 दिन बाकी है। कांग्रेस फिलहाल 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार तय कर पाई है। इसको लेकर नरेश चौहान ने कहा कि धर्मशाला सीट पर आज या कल में नाम तय हो जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं धर्मशाला सीट पर भी नाम जल्द तय हो जाएगा। तीसरा चरण देश में चुनाव का आगे बढ़ रहा है और इन 3 चरण के अंदर देश में जिस तरह का माहौल जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, कोई भी और लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा एक फीडबैक देश के अंदर बन रहा है कि जिस प्रकार का मॉडल भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री देश में बनाना चाह रहे थे कि 400 प्लस सीटों की बात, स्वाभाविक तौर पे वो ऐसा आंकड़ा पेश करना चाह रहे थे जिसके पीछे साफ तौर पे लोगों को और देश को भ्रमित करने वाला एक आंकड़ा था। वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि हम 400 बोलते रहेंगे, लेकिन इसकी सारी हवा इन 3 चरण के चुनाव में देश में निकल चुकी और देश में जो माहौल है वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे जो है बदलाव का है। जो लोग 10 साल से सत्ता में हैं, जिनका वक्त देश की जनता को बताने का है कि हमने 10 साल के अपने कार्यकाल में युवा साथियों के लिए जो 2 करोड़ रोजगार की बात करें, महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की आज कोई बात माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण कि उनके पास कहने के लिए अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए पूरा प्रयास किया गया कि देश के चुनाव को भटकाया जाए, मुद्दों को भटकाया जाए। लेकिन लोकतंत्र है, लोग भी बहुत जागरूक हैं, सब समझते हैं। सबसे पहले लोग अपनी समस्याओं की बात करते हैं जो उनके जीवन में है, वो बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं और लोग उनको पूछते हैं कि उन पे बात होनी चाहिए। जो जनता के मुद्दे हैं वो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। तो इसलिए बौखलाहट प्रधानमंत्री जी में और उनकी टीम में साफ तौर पे दिख रही है। जिस तरह का माहौल देश में इलेक्शन के दौरान बयानबाजी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विपक्ष के नेताओं के लिए खास तौर पे कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। चुनाव अगर मंगलसूत्र की तरफ गया, चुनाव अगर मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम की तरफ गया, तो देश की जनता ने जरूर समझा कि 10 साल बाद ये कौन सी दिशा में जा रहा है। हमारे मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जा रहा, देश की असली समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने ये हमेशा कहा, राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं हर जगह, जब उन्होंने पूरे देश का पैदल यात्राएं भी की
कि जो लोगों की समस्याएं हैं, युवा साथियों की, किसानों की, बेरोजगारी की समस्या है, इन पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि देश को उस राह पे खड़ा कर दो कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा और चावल पे लाके इस अर्थव्यवस्था को और देश को खड़ा कर दिया। तो ये इन मुद्दों को, कोर मुद्दों पे सरकार से जवाब चाहते हैं। सवाल जहां हिमाचल प्रदेश के चुनाव का है, 2 दिन पहले ठाकुर जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री, एप्पल बेल्ट में थे। वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 50 रुपये किलो एप्पल का स्पोर्ट्स प्राइस को लेकर उन्होंने कोई बात की। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके आंकड़े इतने गलत कैसे हुए। और उसके बाद कल उनकी एक नेता जो भारत सरकार में मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी जी, शिमला में थी। उन्होंने कुछ आंकड़े मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के बारे में रखे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जिसमें बहुत सारी गलत जानकारी उन्होंने देने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? या जानकारी नहीं है, या लोगों को भ्रमित करने का काम बेखूबी चल रहा है। तो हमने ये अपनी जिम्मेवारी समझा आप लोगों के माध्यम से कि इन दोनों बातों पे हम ज़रूर जो वास्तविक स्थिति है वो बताने का प्रयास करें। जहाँ तक सवाल है, हिमाचल एप्पल स्टेट है, उसके बाद आगे बढ़ा। आज हमारे फ्रूट्स बहुत सारे हैं, सब्जियों में हमारे लोगों ने, हमारे किसानों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है कैश क्रॉप के तौर पे। एप्पल स्टेट के तौर पे जो अर्थव्यवस्था है वो 5000 करोड़ से ऊपर की है। जब हम 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो समझिए आप कि 3 लाख लोगों को सीधे तौर पे रोजगार एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट लाखों लोग, ये बहुत बड़ा चेन है। सेब पैदा करना, उसमें वहाँ के जो परिवार है, उनके सदस्य हैं, या उनके साथ काम करने वाले जो मजदूर हैं, उसके बाद जब एप्पल क्रॉप आती है तो वो मंडियों तक और कंज्यूमर तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी चेन है। उसमें आढ़ती है, कमीशन एजेंट्स हैं, बीच के लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। लास्ट मैन इज रेडी वाला, जो आपके घर पे आके रेडी में फल बेचता है। तो इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बिना सरकार के सहयोग से लाखों लोगों को रोजगार देती है। तो ये किसी भी सरकार की जिम्मेवारी है कि इस बड़ी इंडस्ट्री को बचाया जाए। और प्रदेश की जीडीपी में टूरिज्म और एप्पल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारा जीडीपी है उसमें जो इसका योगदान है वो बहुत बड़ा है। अब बात हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रदेश में इलेक्शन के दौरान और 2019 में दोबारा उन्हीं बातों को दोहराया कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बड़ा विशेष नाता है और हमारी सरकार बनेगी तो हम सेब एप्पल इंडस्ट्री को बचाने के लिए बड़े काम करेंगे। लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ 10 साल का। बात ये हुई थी, मांग ये है एप्पल इंडस्ट्री की, एप्पल ग्रोवर्स की, एप्पल पैदा करने वाले किसानों की, बागवानों की, कि हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 100% होना चाहिए। उसका कारण था कि जिस प्रकार इस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन 20 से 30 देशों का सेब बाहर से आया है और उस पर मोदी जी की सरकार ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वादा करने के बाद 75% से 50% की ड्यूटी उसको घटाया, इंपोर्ट ड्यूटी को, और मांग थी कि हम इसको 100% करें। उसका कारण था कि हम बाहर के सेबों के साथ क्वालिटी में अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, उसको ख़त्म करना था और अपने देश में जो सेब पैदा करते लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना था। लेकिन आप देखें दुर्भाग्यपूर्ण, ये 50% होने के बाद आज ये स्थिति हुई है कि स्टोर के अंदर जो सेब था उसकी कीमतें 800 रुपये से 1000 रुपये पेटी घटी है। जिन भी लोगों ने सेब स्टोर किया था, चाहे वो सीए स्टोर में था, चाहे नॉर्मल स्टोर में था, जब वो अब मार्केट में दिया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कहने का मतलब है, जो हमारी इतनी बड़ी आर्थिकी है एप्पल की, जो 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत बड़ा धोखा प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद मिला और इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री
जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं कि कब वो 50 रुपये स्पोर्ट्स प्राइज मिला था, और आपका प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदेश के अंदर खुद स्वयं बोलने के बाद उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताएं। प्रदेश की जनता को ज़रूर इसके बारे में बात करें। और महीने में 10.5 रुपये किलो जो था सेब का स्पोर्ट्स प्राइस, 1.5 रुपये किलो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, और आप सभी ने उसको कवर भी किया कि 50 पैसे वो बढ़ाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने 1 रुपया 50 पैसा बढ़ा के किसानों की मदद की। और उनकी एक मांग बहुत वर्षों से थी कि हम जो है इनका उत्पाद जो है किलो के हिसाब से मार्केट में बिकना चाहिए। हमारी सरकार आते ही उसको हमने रेगुलेट किया, और पिछले साल जो सेब बिका मार्केट में वो किलो के हिसाब से बिका, जिससे निश्चित तौर पे बागवानों को उनके फसल के अच्छे दाम मिले। और उसके अलावा उनकी और डिमांडें थी, जिसमें यूनिवर्सल कार्टन की बात थी, वो सरकार ने आगे बढ़ाया, इस साल से उसको लागू कर रहे हैं। और जो हमारे सीए स्टोर्स हमने बहुत सारे 8-9 जगह बनने हैं, उस पर काम चल रहा है, और पराला में बड़े ज़ोरों से काम चल रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट एक बहुत बड़ा पराला के अंदर लगा है, वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो ज़रूरी था, हमारी सरकार ने उसको प्राथमिकता के आधार पर किया। सोच बड़ी साफ है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो लाखों लोगों को रोज़गार देती है, जिसमें लाखों फैमिलीज इन्वॉल्व है, उनको बचाने का ये प्रयास हमारी सरकार ने किया। मैं ये प्रश्न इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में किस तरह से स्पोर्ट्स प्राइस के बारे में, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके अलावा अफ़गानिस्तान के रूट के ज़रिए फ्री ट्रेड हमारा जो है अफ़गानिस्तान के साथ है। जब हम अफ़गानिस्तान से ईरान और दूसरे देशों से जो रूट होके बिना ड्यूटी के जो सेब हिंदुस्तान में आ रहा है, वो भी अब हमारे लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, बहुत कंपटीशन हो रहा है। दूसरा, देखी जी ने भी कल यही बात कही कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी की बात उन्होंने कही कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी किसने की। हम यहाँ जो हमारे नेता है भाजपा के, उनसे पूछना चाहते हैं कि किसने की 50%। हमारे किसान बागवान क्या मांग रहे हैं? दे आर आस्किंग फॉर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी, और जो पहले 75% थी। तो क्या आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इस ड्यूटी को घटाया? मांग थी 100% करने की, तो आप क्या कहना चाह रहे थे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो आपके जो आंकड़े थे, आपके जो तथ्य थे, वो टोटल गलत थे। हमारी मांग और हमारे किसानों और बागवानों की मांग क्या थी, और आपकी सरकार ने क्या किया? तो यही बात जयराम जी ने भी कही कि 50 रुपये किलो जो है स्पोर्ट्स प्राइस था। हमें बताएं, आपकी सरकार में मिला 50 रुपये किलो स्पोर्ट्स प्राइस? किसको मिला भाई आज तक? हमें तो 12 रुपये हुआ है, वो भी हमारी सरकार ने किया है। ये आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जो कल इन्होंने गलत तरीके से जो है मीडिया के ज़रिए पेश किए। और मीनाक्षी लेखी जी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान का विकास या हिमाचल का विकास खास तौर पे 2014 के बाद में, मुझे बड़ी हैरानी हुई उनका जब मैं बयान देख रहा था कि 2014 के बाद नालदेहरा, कुफरी, छराबड़ा, कहते वहाँ बिजली नहीं होती थी। बहुत हैरानी की बात है कि इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता आके हमारे घर में इस तरह की बात करेंगे। भाई, हिमाचल प्रदेश को पहले आप जाने, पूरी वास्तविकता को पहचाने, तब जाके बयान दीजिए। हम फ्री पावर स्टेट हैं, और हम एक ऐसा राज्य है जो वर्षों पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आप तो बात कर रहे हैं नालदेहरा, कुफरी, शिमला की। मैं कहता हूं कि ट्राइबल एरिया में एक भी गांव हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हो। तो ये सारी चीज़ें इनको ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसी भ्रमित और गलत बयानबाजी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हिमाचल प्रदेश भाजपा क्या कराना चाह रही है? प्रदेश आपका भी है, हमारा भी है। ये गलत तरीके से प्रदेश को बदनाम करने की जो ये कोशिश हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। आइंदा आप इलेक्शन में अपने नेताओं को बुलाएं, ये उनका अधिकार है, लेकिन उनके पास जो आंकड़े होने चाहिए प्रदेश के बारे में, वो सही होने चाहिए। यही हमारी 2-3 चीज़ें थी जो आप क्षेत्र से एक चीज़ सुनने को ज़रूर मिली कि लोगों ने ये ज़रूर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे टिकट दिए, अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं। मैं समझता हूँ ये इंतज़ार भी आज या कल ख़त्म हो जाएगा, आज भी हो सकता है। और स्वाभाविक तौर पे बड़े फूंक के पूरा प्रयास कि अच्छे प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को, सबको साथ लेके, और कार्यकर्ताओं को, उनके कोई सर्वे का आधार है, कोई फीडबैक है, तो मैं समझता हूँ आज या कल ये टिकट भी अनाउंस हो जाए। बीजेपी ये आरोप लगा रही कि
जो केंद्र के प्रोजेक्ट है उनको लटकाने का काम कर रही है सरकार, अपना शेयर जो है वो नहीं दे रही है, तो क्या कारण है, क्यों शेयर नहीं दे पा रही है? बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। देश के चुनाव की बात करें तो उनका काम है कि वो बताना लोगों को कि हमने क्या किया था। सच्चाई में आज प्रधानमंत्री जी के किसी भी देश के अंदर जितनी भी रैलीज और मीटिंग्स हो रही है, कहीं पे बात नहीं हो रही बेरोजगार युवा साथियों की या रोजगार पे। कहीं पे वो मुद्दा ही नहीं, टच ही नहीं कर रहे। जबकि खुद एक आंकड़ा रखा था कि 2 करोड़ बच्चों को जो है हर साल रोजगार मिलना चाहिए। हम थोड़ी बोल रहे हैं, आप द्वारा निर्धारित जो था, आप द्वारा जो घोषणाएं थी, अच्छे दिनों की बातें थी, वो बताओ ना। वही सवाल भाजपा का एक एजेंडा पूरे देश में रहा है। झूठ को बार 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 बोलते रहो, 100 बार झूठ को बोलोगे तो उसका असर जरूर होगा, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। यही हिमाचल प्रदेश की भाजपा का भी हाल है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये मुद्दे होने वाले हैं। आप हमसे पूछो 15 महीने का कार्य, हम तैयार बैठे हैं, हमारी सरकार तैयार बैठी है, पर मुद्दों पे बात करो। 15 महीने का हिसाब पूछो, आप विपक्ष में, आप पूछोगे क्या, किस मुंह से पूछोगे? आप तो साजिश करते हो, सरकारें गिराते हो जनता की चुनी हुई, धन बल और एजेंसीज के तौर पे, तो आपके पास तो कुछ बोलने को है नहीं। हम तो पूछ रहे हैं, हमारे से भी पूछो। अभी 3.5 साल प्रदेश के अंदर जो सरकार जनता ने बनाई है, जिस तरह का माहौल मुख्यमंत्री जी की रैलियों में और मीटिंग्स में लोग उमड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के लोग अभी इस सरकार को 5 साल तक मौका देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं, उनको उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो ये है मुद्दे की 3.5 साल प्रदेश की सेवा कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकार करने वाली है। आपने सर बागियों के ऊपर सवाल, उसका ये कहना है कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए उनको मजबूर हुआ है। देखिए, अब तो बागी के साथ वो दागी भी हैं, और साथ में ये कोई बड़ा कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बात नहीं सुन रहे थे इसलिए हमने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया। आपको लगता है, ईमानदारी से आप अपने आपसे पूछें कि ये कारण हो सकता है? जो लोग पार्टी में, दूसरी पार्टी में ये सिर्फ इस वजह से जा सकते हैं दूसरे दल में, इसके पीछे क्या कारण है वो आप सब, पूरा देश जानता है। जो भाजपा का मॉडल है सरकार बनाने का विपक्ष की, उसमें सबसे ज़्यादा धन बल का यूज़ होता है। मुझे लगता है कि इनमें भी वो बहुत सारा हुआ है। और ये आज नहीं, मुख्यमंत्री ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे। मुख्यमंत्री जी ने इन 6 के काम भी किए। इनकी अपनी क्या महत्वाकांक्षा थी? भाई मंत्री बन जाते, अगले दौर में बन जाता, और भी लोग हैं और लोगों ने भी तो काम कराए हैं। क्या ये 6 ही लोग थे? ये गलत है। ये फंस चुके हैं अपने कर्मों की वजह से। ये समझ रहे हैं कि जनता इनको अब सबक सिखाने वाली है। हिमाचल प्रदेश से जो ये फैसला जाएगा, ये पूरे देश के अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होने वाला है कि जो लोग दल बदल करते हैं धन बल के लिए, उनको देश की जनता सबक सिखाने वाली है। और ये जो मॉडल है सरकार गिराने का, ये भी हमेशा के लिए बंद होगा। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से होगी। कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि देश की जनता अगर बदलाव करेगी, कांग्रेस को मौका मिलेगा। अपने साथियों के साथ मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें साफ कही और मैनिफेस्टो पे चर्चा हुई है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें 5 गारंटियों के तौर पे न्याय दिलाने की बात की है, चाहे युवा साथी है, चाहे किसान हैं, चाहे महिला हैं। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी को भी बड़ी दिक्कत हुई है। बड़ी चर्चा हमारे मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने की। हम वो बात कर रहे हैं जो देश के लोगों को होनी चाहिए, जो देश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए, देश की तरक्की के लिए होनी चाहिए। कांग्रेस उन मुद्दों पे बात कर रही है। देश का लोकतंत्र स्वाभाविक तौर पे जिस तरह का मॉडल रहा, एजेंसीज के तौर पे नरेंद्र मोदी जी की पहचान इतिहास में हमेशा रहेगी। ईडी वाले प्रधानमंत्री, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले प्रधानमंत्री के तौर पे होने चाहिए। तानाशाह रवैया रहा, मेरे मन की बात सुनो। तो लोगों की कब सुनोगे? लोकतंत्र है ये, लोगों की सुनने की, लोगों की बात सुन के उसको काम करने के लिए बैठाया गया है। आपकी कितनी सुनेंगे लोग? आपकी बात सुनते सुनते 10 वर्ष निकल गए मेरे मन की बात। उसकी भी तो कोई सीमा होनी चाहिए।
तो देश की जनता की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, उसके हिसाब से सरकारों को काम करना ज़रूरी है। जहाँ तक आपने सवाल किया, हम संविधान में बदलाव करने की मंशा किसकी है, तानाशाह प्रवृत्ति किसकी है, लोकतंत्र में विश्वास कम कौन करता है, इसका फैसला ही तो देश की जनता को करना है और जनता जागरूक है।